हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन सेशन पे। आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण और समन्वय। इसमें इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो से 6 अंक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के आएंगे, वो छोटी छोटी डिफिनीशन आज हम आपको बताएंगे, जिससे आपके 6 अंक श्योर हो सके। तो कौन सा चैप्टर है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि नियंत्रण एवं समन्वय मनुष्य के तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। अगर आपके हाथों पे कोई सुई चुभती है तो आपको क्या तुरंत क्लिक होता है दिमाग में कि कहीं पे किस जगह पे सुई चुभी। तो क्या होता है उसके किसके माध्यम से? यही तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो आज हम पढ़ेंगे ऐच्छिक क्रियाएं जो मतलब हमारे अनुसार होती हैं। अगर हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारी ऐच्छिक क्रिया होती है। अगर कोई छींक रहा है तो उसको क्या होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। यानी हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को पूरे डिटेल से। तो आपके चैप्टर का कौन सा चैप्टर है? 6 चैप्टर है। आपका चैप्टर है 6। इससे कितने नंबर के आते हैं? टोटल 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मानव में नियंत्रण एवं समन्वय। मानव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं पेशी ऊतक द्वारा होता है। तो हम जानेंगे तंत्रिका तंत्र क्या है। यानी संदेश संवहन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी तंत्रिका वो है न्यूरॉन्स, जो हमारे पूरे शरीर में न्यूरॉन्स का पूरा जाल बिछा होता है, जिससे हमारे शरीर में कुछ भी क्रिया होती है वो तुरंत दिमाग तक पहुंचती है। तो उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। और पेशी ऊतक यानी बहुत सारी ऐसे ऊतक भी पाए जाते हैं हमारे शरीर में जो क्या करते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। तो चलिए इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। तो पहले पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स। तो संदेश संवहन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका है हमारी। ये अब हमारे तंत्रिका का डायग्राम है। क्या है? तंत्रिका का डायग्राम। संदेश कहां से हमारे शरीर में जाता है? पहले ये द्रुमिका, द्रुमिका ये सीधा भेजती है केंद्रक में। द्रुमिका से कहां आता है? केंद्रक में। और एक केंद्रक से सीधा यहां से होते हुए फिर दूसरी तंत्रिका से जुड़ता है। यहां से ये जाल बना है, ये दूसरी तंत्रिका से जुड़ता है। और इस तरह बहुत सारी तंत्रिकाएं मिलकर कहां तक? दिमाग तक फैली होती हैं और वो वहां तक संदेश का संवहन करती हैं। तो आप समझ गए इसमें क्या है? यहां से संदेश को ग्रहण करती है तंत्रिका और फिर कहा जाता है इसके केंद्रक में। केंद्रक से फिर इस तंत्रिका से होते हुए दूसरे तंत्रिका में, फिर दूसरे तंत्रिका से फिर दूसरे तंत्रिका में। इसी तरह जाल बना होता है और वो दिमाग तक पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र में जो जंतुओं में मस्तिष्क और मेरुरज्जु बना होता है, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। यानी तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मेरुरज्जु मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। यानी जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जो पीछे का हिस्सा होता है, खोपड़ी के पीछे का हिस्सा, वहां पे मस्तिष्क से जुड़ी होती है क्या? मेरुरज्जु। यही 3 प्रकार की होती है। जैसे हम पहले आपको डायग्राम में बता चुके हैं, कोशिकाएं, द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। यानी द्रुमिका से क्या? संदेश को ग्रहण करना है। और कोशिकाएं के अंदर जो केंद्रक होता है उसके माध्यम से, फिर तंत्रिकाक्ष जो होती है उसके माध्यम से संदेश दूसरे तंत्रिका में पहुंचता है। जैसे हम नेक्स्ट वाले में आपको बता चुके हैं। इसमें ये कोशिकाएं है। ये क्या है? कोशिकाएं। ये कोशिकाएं है। इससे जब संदेश होता है, द्रुमिका से आता है संदेश, तो फिर कोशिकाएं, कोशिकाएं से फिर एक तंत्रिका से होते हुए दूसरे तंत्रिका में पहुंचता है और ये दूसरे से होते हुए तीसरे से, फिर इस तरह कहां? माइंड तक ये जाल पूरा बिछा होता है और माइंड में पहुंचता है। फिर अगला पढ़ेंगे, इनमें से हमारे शरीर में नियंत्रण का कुछ काम हार्मोन्स भी करते हैं। बहुत सारा काम हार्मोन्स के द्वारा होता है। जैसे बालों का बढ़ना है, इंसान की लंबाई है, ये सब क्या? हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं? तो पढ़ेंगे हार्मोन्स। यानी जो हमारी हाइट हो गई,
शरीर को मोटा होना, पतला होना, ये सब हार्मोन्स करते हैं। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बाल बढ़ना, किसी इंसान के ज्यादा बाल बढ़ते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं, तो ये सब हार्मोन्स के कारण होता है। तो इसी को पढ़ेंगे। शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष रसायन होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो शरीर में होते हैं, और इनसे क्या है, ये बहुत चीजें नियंत्रण करते हैं। जैसे किसी की हाइट नहीं बढ़ रही तो उसमें हार्मोन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी हाइट नहीं बढ़ रही। किसी के बाल नहीं बढ़े, किसी के बाल पक जाते हैं, ये सब हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। जिस प्रकार इंसान के अंदर हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं उसके वृद्धि के लिए, उसके शरीर में बाल उगने के लिए, उसके यौन संबंध के लिए, उसी प्रकार पादप में भी हार्मोन्स उसके वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। तो इसमें कुछ हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। पौधे द्वारा स्रावित हार्मोन जो विभिन्न कार्य करते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। यानी पौधे में कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन या वृद्धिरोधक, ये होते हैं। ये इनके विभिन्न कार्य होते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव ग्रंथियां, यानी मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कई प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो इसको पढ़ेंगे। मानव ग्रंथियां, मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। मिश्री ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में, यानी लार, आप जानते हैं लार एवं दुग्ध ग्रंथियों में बहिस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। आपसे कोई पूछेगा कि बहिस्रावी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो आप तुरंत बताएंगे लार एवं दुग्ध ग्रंथि में। फिर पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में नलिका विहीन होती है, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है, जैसे लार ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथि, इनमें नलिकाएं होती है जिससे दुग्ध आता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें क्या होता है, नलिका नहीं होती, यानी नलिका विहीन होती। जैसे पीयूष एवं थायराइड ग्रंथि, थायराइड जानते हैं ना, जानते होंगे आप। थायराइड ये जो हमारे गले के आसपास जो कभी कभी सूज आता है गले के नीचे, उसे कहते हैं थायराइड, वही थायराइड ग्रंथि। और मिश्री ग्रंथि, मिश्री ग्रंथि यानी अग्नाशय जो पेट के अंदर पाई जाती है, वो उसमें आती है मिश्री ग्रंथि के अंदर। चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। नलिका युक्त उदाहरण लार एवं दुग्ध ग्रंथि आ चुके हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नलिका युक्त है क्या, बहिस्रावी ग्रंथि। तो उदाहरण लार एवं दुग्ध ग्रंथियां, ये क्या है, ये हमारी है नलिका युक्त। तो आप यहां देख सकते हैं दुग्ध ग्रंथियों में ये सब नलिकाएं पाई जाती है, ये जो जाल बिछा है। इसी तरह लार ग्रंथि में भी इसी प्रकार लार ग्रंथि में भी पाई जाती हैं, जैसे कर्णमूल ग्रंथि हो गई, मांसल वाहिनी हो गई, मांसल ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्रंथि, ये सब लार ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, जैसे थायराइड, आप देखते हैं गले के ये आसपास होता है जो उभर आता है, आप देखते होंगे यहाँ पे उभर आता है, यही है थायराइड ग्रंथि, इन्हीं को कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ये जो होती हैं ये गले के आसपास होती हैं। और ये पीयूष ग्रंथि, ये क्या होती है, माइंड में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पीयूष ग्रंथि है, ये पिट्यूटरी डंफल है, हाइपोथैलेमस है, और ये सब पीयूष ग्रंथियां हैं, इसमें पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत ये आती हैं सब। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। मिश्री ग्रंथि, मिश्री ग्रंथि यानी अग्नाशय, अग्नाशय के कार्य क्या है, एक्रोक्राइन फंक्शन, एक्रोक्राइन फंक्शन, ये सब क्या है, अग्नाशय के कार्य। तो जैसे लिखेंगे मिश्री ग्रंथि में आपकी आती है अग्नाशय, अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय ऐसे एंजाइम को पैदा करती है जो छोटी आंत में भोजन पचाने में मदद करते हैं, यानी छोटी आंत क्या करती है, भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। और एक्रोक्राइन, अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकोकान जैसे हार्मोन्स का प्रोड्यूस करता है जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है। अग्नाशय से क्या निकलता है, इंसुलिन। अगर किसी को मधुमेह रोग हो जाता है तो उसका पैंक्रियाज यानी अग्नाशय काम करना बंद कर देता है, जिससे बीटा सेल से उसके क्या नहीं बनता, इंसुलिन नहीं बनता, तो क्या हो जाता है, उसको मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय की आवश्यकता होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। सीमेटोट्रोपिक हार्मोन्स,
ये क्या है, इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। इसके अल्प श्रवण से व्यक्ति भावना, अति श्रवण से भीमकाय हो जाता है। जबकि हम आपको बता चुके हैं कि हमारे वृद्धि यानी शरीर के वृद्धि में भी हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो कौन सा हार्मोन्स होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स क्या करता है, अगर इसका कम श्रवण हुआ तो इंसान बौना हो जाएगा, और अति श्रवण हुआ तो वह क्या हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा, यानी उसका शरीर विशाल हो जाएगा, उसका शरीर विशाल हो जाएगा। किस हार्मोन्स के कारण, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स के कारण। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, थायराइड प्रेरक। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि तथा श्रवण को उत्तेजित करता है। कौन, थायराइड प्रेरक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, मध्य पिंड। यह निम्न कशेरुकियों में त्वचा के रंग को गहरा कर देता है, यानी जो मध्य पिंड होता है यह निम्न कशेरुकियों में त्वचा के रंग को गहरा कर देता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का क्या काम होता है, स्तनों की पेशियों में संकुंचन प्रेरित कर दुग्ध श्रवण को भी प्रेरित करता है। आप देखते होंगे जब कोई भैंस या गाय दूध नहीं देती तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसको देते हैं, क्या, कृत्रिम, जिससे क्या होता है, उसके स्तनों में दुग्ध का श्रवण होना आरंभ हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम हो गया, दुग्ध श्रवण को प्रेरित करना। अब देखते हैं ह्यूमन माइंड, यानी मनुष्य का दिमाग। ये पूरा मनुष्य का दिमाग है। इसमें क्या है, कपाल, क्रोमियम, और इसके जो पीछे की साइड जहां आपके मेरुरज्जु जुड़ती है वहां ऑक्सीपिटल लोब होता है, और उसके ऊपर जस्ट ऊपर पेरिएटल लोब होता है, उसके फ्रंटल लोब होता है। यानी इसके भाग बता रहे हैं, इसके जो इसके भाग हैं इसी के भाग हैं ये सब। फिर इसके जो यहाँ पे होता है इधर, तो वो क्या होता है, टेम्पोरल लोब। और ये से मेरुरज्जु जो रीढ़ हमारी जुड़ती है इसी से जुड़ती है, इसी को क्या कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड है। चलिए अब पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। चित्र के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे। अब पढ़ते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो अत्यंत कोमल तथा संवेदनशील होता है। मस्तिष्क के भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, यानी मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। इसी मस्तिष्क से ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाएं होती हैं। अब पढ़ते हैं वृषण नर हार्मोन्स। वृषण नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोस्टेरोन का श्रवण करते हैं। कौन, वृषण हार्मोन्स। इसे ये क्या है, वृषण। मूत्रवाहिनी ये है शुक्रवाहक, जो यहां से जुड़ती हैं वृषण नलिकाएं से, यानी अधिवृषण से जो निकलकर जाती हैं शुक्राशय तक और मूत्राशय तक, वो क्या है, शुक्रवाहिनी। और ये हमारा है मूत्र मार्ग, ये क्या है, शिश्न मुंड। इसे हम कहते हैं वृषण। किसको कहते हैं, इसमें, इसे वृषण कहते हैं। इसी में हार्मोन्स का श्रवण होता है। और इसे क्या कहते हैं, शुक्राशय, इसे कहते हैं मूत्राशय। जब कोई इंसान चल फिर नहीं पाता या डॉक्टरी इलाज चलता है तब यहां से नली डाली जाती है, और कहां तक जाती है, ये मूत्राशय तक। यहां से उसे कनेक्ट किया जाता है और डायरेक्ट थैली लटकाई जाती है, जिससे उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो मूत्र मार्ग के माध्यम से सीधा थैली में आ जाती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, मस्तिष्क। मेरुरज्जु के बारे में, मेरुरज्जु ये है आपकी, ये रीढ़ की हड्डियां जो होती है इसी को कहते हैं मेरुरज्जु। ये हो गया आपका मानव मस्तिष्क, और इसे कहते हैं यहां से यहां तक की क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु पश्च मस्तिष्क की मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र छिद्र से निकलकर कशेरुकों की तंत्रिका नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती है, मेरुरज्जु कहलाती है। यानी कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं उन्हें कशेरुकी जीव कहते हैं। उनकी तंत्रिकाओं के माध्यम से यानी नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती है, इसे क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। इसी मेरुरज्जु के माध्यम से तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाने में समर्थ होती हैं। किसके माध्यम से, मेरुरज्जु के माध्यम से। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट,
प्रतिवर्ती क्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? प्रतिवर्ती क्रियाएं। किसी उद्दीपन में होने वाली स्वचालित, जल्दी और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी मर्जी से नहीं होता। अगर आप किसी गर्म कढ़ाई पर हाथ लगाएंगे, तुरंत हाथ क्या होता है? पीछे हट जाता है। उसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। वो क्या होती है? तुरंत उसके प्रति प्रतिक्रिया देती है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। यानी प्रतिक्रिया दी जाती है। अगर आप कहीं चल रहे हैं, आपके पैर में कुछ चुभ गया, तुरंत क्या होता है? आपका पैर पीछे हट जाता है। तो क्या होता है? उनमें अनैच्छिक क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में कुछ अनैच्छिक क्रियाएं हो जो तुरंत उसके प्रति क्या है? प्रतिवर्ती हो जाती हैं और पीछे हट जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सान। तंत्रिका कोशिका का बहुत अधिक लंबा व अशाखी प्रवर्ध क्या कहलाता है? एक्सान। किसका? तंत्रिका कोशिका का बहुत अधिक लंबा अशाखी प्रवर्ध एक्सान कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, पश्चपिंड और वैसोप्रिन हार्मोन्स। इसके बारे में पढ़ेंगे और यह हमारे चैप्टर की लास्ट स्लाइड है। तो पढ़ेंगे पश्चपिंड वैसोप्रिन हार्मोन्स। यह वृषण नलिकाओं को दूर भाग से जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है। कौन? पश्चपिंड वैसोप्रिन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और कल से हम आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100% वही क्वेश्चन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।